नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 7 अगस्त का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है 5 से 7 अगस्त तक जो है 2024 तक किस देश के दौरे पर हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है फिजी, फिर दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फिर है तिमोर लिस्टे, फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है भाई उपयुक्त सभी। ये जो है राष्ट्रपति जी हमारी जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो है तीनों देश की जो है इस सप्ताह यानी 5 से लेके 10 अगस्त तक जो है 2024 को ये तीनों देशों का दौरा करेंगी। किसका? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्टे। चलिए आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है 5 से 10 अगस्त तक जो है ये दौरा करने वाली हैं और ये राजनयिक जो है यात्रा होने वाली है। राजनीति से संबंधित या जो है आर्थिक रूप से दोनों में संबंध बनाने के लिए, सांस्कृतिक रूप से दोनों में संबंध बनाने के लिए ये देशों का दौरा किया जा रहा है और ये एक नीति के द्वारा किया जा रहा है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। तो उसके द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है। उसका नाम क्या है भाई? ये एक्ट ईस्ट नीति। ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया था एक्ट ईस्ट नीति। इसके द्वारा क्या है कि हम पूर्व के देशों को देखें, क्या है, पूर्व के देशों को देखें और जहाँ जो है ज़्यादा संख्या नहीं है या जिनसे व्यापार नहीं है उनसे जो है अच्छे संबंध रखें और जो है आर्थिक जो है उससे साझेदारी बना सके या संबंध बना सके और जो है उसमें थोड़ा सा विकास कर सकें। तो उस दौरे के दौरान जो है हमारे राष्ट्रपति जी है उन तीनों देशों के जो है दौरे पर हैं। पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति जो है, पहली बार भारतीय राष्ट्रपति फिजी, तिमोर और लेस्टे के दौरा करेगा। न्यूजीलैंड का पहले कर चुके हैं पर हमारी जो पहली बार भारतीय राष्ट्रपति कोई जा रहा है, फिजी में जा रहा है और तिमोर लेस्टे, ये दोनों देशों में पहली बार भारतीय राष्ट्रपति पहुंचेंगे। और मैंने आपको बता दी है ये यात्रा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं उनके द्वारा चलाई गई एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इसी नीति के हिस्से के हिसाब से या फिर उसी नीति के एक चरण के हिसाब से जो है राष्ट्रपति वहां पर दौरे पर जाएंगे, जिसके तहत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक जो है संबंधों को बढ़ावा देना है। कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों को, सांस्कृतिक नीतियों को और जो राजनीतिक नीति हैं या युद्ध में अगर हम साथ में हो पाए तो ये जो है इस नीति का एक उद्देश्य माना जा रहा है। चलिए अब देखते हैं यात्रा के दौरान जो है राष्ट्रपति मुर्मू 55 जो है सदस्यीय फिजी संसद को भी संबोधित करेंगी। देखिए अभी फिजी यात्रा की बात चल रही है, अभी कौन से देश की बात चल रही है? फिजी यात्रा की बात चल रही है। वहां पर राष्ट्रपति जी जाएंगी और जो है भाई वहां पर जो है 2/5 हिस्सा जो है भारतीय मूल लोगों का है। वहां पर जो है 2/5 हिस्सा जो है वो भारतीय लोग जो है वहां पर रहते हैं। देखिए जब अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे तो हमारे भारत से कुछ लोग वहाँ फिजी ले गए थे, अंग्रेज लोग ले गए थे और वो भी किसके लिए? गन्ने की खेती के लिए। इसमें लिख रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ फिर आप पढ़ लीजिएगा। गन्ने की खेती के लिए वहाँ पर ले गए थे, एक मजदूर के टाइप में, है ना। तो मजदूर को, उन मजदूरों को क्या बोला जाता था? गिरमिटिया मजदूर। क्या गिरमिटिया मजदूर जो है उनको बोला जाता था। तो वहाँ पर जो है फिजी में ले गए थे और वही जो है उनकी ही आगे वंशज जो है वहाँ पर रहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा फिजी लाया गया और जो है राजनयिक उपस्थिति के, देखिए इस बार जो है हमारे भारत के राजनयिक उपस्थिति के फिजी में 75 वर्ष जो है पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए, और फिजी की राजधानी का नाम क्या है? सुबह। और मुद्रा का नाम क्या है? फिजी डॉलर। डॉलर से याद रखें और इसकी राजधानी क्या है? सुबह। देखिए ज्यादा भब्बड़ मचाने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन में हम याद क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति जी ने जो है 5 से लेके 10 अगस्त तक 2024 में भाई ये फिजी, न्यूजीलैंड और जो है तिमोर लेस्टे की 3 देशों की जो है यात्रा करी है। और ये किस नीति से संबंधित है? ये इस नीति से संबंधित है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के द्वारा ये एक हिस्सा है, उसका एक चरण है जिसमें राष्ट्रपति जी इनका दौरा करना चाह रही हैं। और इस नीति का एक उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य ये है कि हम इन तीनों देशों के, हम पूर्व की तरफ देखें, हम इनको देख सकते हैं। इस नीति का नाम है हम पूर्व की तरफ देखें। तो पूर्व के जो देश हैं जैसे फिजी हो गया जिनके हम नाम बोल रहे हैं, जिससे आर्थिक नीति
सांस्कृतिक नीति और युद्ध में अगर हम एक साथ में संबंध बना सकें तो इसका एक उद्देश्य, ये एक मेन उद्देश्य है। तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हम देखेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो दूसरी यात्रा करेंगी जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है 2 दिवसीय मतलब 8 से 9 अगस्त तक जो है ये न्यूजीलैंड का दौरा करेंगी। ये भारतीय ये जो है 8 साल बाद, 8 साल पहले जो है कोई भारतीय राष्ट्रपति वहां पर गया होगा। उसके बाद जो है भाई हमारी जो है अभी जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये 8,000 भारतीय छात्र वहां पढ़ते हैं, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। चलिए ये जो है वहां पर देखिए 50 लाख की जो है कुल आबादी है, उसमें 3 लाख जो है भारतीय आबादी वहां पर रहती है। और इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगस्टन जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। देखिए कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये पूर्व में स्थित है और 8,000 इसमें छात्र रहते हैं और कहीं ना कहीं 50,000 आबादी वाले न्यूजीलैंड देश में 3 लाख जो है भारतीय लोग जो है वहां पर रहते हैं। और अभी जो है राष्ट्रपति जी वहां के दौरे पर जा रही हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा देश है तिमोर लेस्टे। उसकी यात्रा में जो है 2002 में इंडोनेशिया से इसको आज़ादी मिली थी। किसको आज़ादी मिली थी, तिमोर लेस्टे को जो है 2002 में इंडोनेशिया, ये याद रखें कि इंडोनेशिया से इसको जो है आज़ादी मिली थी। पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति जो है तिमोर लेस्टे का दौरा करेगा, पहली बार जा रहा है। इसकी घोषणा जल्द ही, हाँ देखिए ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें कि जो है भारत ने घोषणा की है कि जल्द ही तिमोर लेस्टे में जो है एक दूतावास खोलेगा। भारत जल्द ही दूतावास खोलने वाला है, कौन से देश में, तिमोर लेस्टे देश में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दिल्ली जो है इसकी राजधानी है और मुद्रा का नाम क्या है, अमेरिकी डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मुझे याद आया, बांग्लादेश का आपने हाल देख ही लिया होगा, कितना खतरनाक स्थिति है बांग्लादेश में। और जो शेख हसीना थी वहाँ के जो है उस पद से हट चुकी हैं, प्रमुख के पद से हट चुकी हैं, इस्तीफा दे दिया है और ऐसी स्थिति में दिया है कि भयावह स्थिति है। और उनको जो है वो प्लेन से, मिलिट्री प्लेन से जो है वो दिल्ली आई और उनकी सेना ने ही इतना खतरनाक उनके साथ किया, उनकी जनता ने। हालांकि ठीक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई थी तो जनता उग्र हो गई, तो बहुत बुरी स्थिति है बांग्लादेश की। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना ने जो है इस्तीफा दे दिया है। और जो है, और वो आपको पता है, हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था 1971 में जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान जो उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी, फिर बांग्लादेश अलग बन गया था। तो उसमें जो लड़ाई करी थी सैनिकों ने बांग्लादेश में, उनको जो है कहीं ना कहीं आरक्षण दे दिया गया था और 30% आरक्षण, कम आरक्षण नहीं 30% आरक्षण दे दिया। तो उसी के चलते 2 महीने से बड़ा भयावह स्थिति हो रही थी। और कल परसों से जो है वहाँ बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ भवन में घुस गए, उनके घर में घुस गए और बहुत बुरी तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें सेना का भी हाथ है और जनता तो फिर उग्र हो ही रही है। चलिए हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा लीजियोनेयर रोग जो है किस रोग के कारण या किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वायरस, फिर बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। चलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है विक्टोरिया में लीजियोनेयर्स लोग जो है, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो रोग कहाँ पर मिला है, ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पर जो है 71 मामलों की पुष्टि हुई है, एक महिला की मृत्यु भी हो गई है। निमोनिया का यह निमोनिया की तरह ये है और ये गंभीर रूप लियोनेटा बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, लीजियोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके रोग का नाम क्या है, लीजियोनेल्स इसका रोग है और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, लीजियोनेला बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। और जो पानी के प्राकृतिक एवं जो है निकाय और टैंकों की जल प्रणालियों में पाया जाता है। जल हम जिसमें रखते हैं, जल प्रणाली जो होती है या जल सिस्टम जो होता है जिसमें हम रखते हैं, जिसको हम संरक्षित करके रखते हैं जल को, उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। लीजियोनेला जो है बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। यह व्यक्ति नहीं, देखिए ये व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा नहीं फैलता, ये सांस नली में या जल एरोसोल के माध्यम से ये सांस के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द होना, अस्वस्थता या मांसपेशियों में दर्द होना इसका जो है
लक्षण है। इसमें कोई उपचार, जबकि उपचार तो उपलब्ध है पर इसमें जो है कोई टीका नहीं है। तो हम सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एक रोग उत्पन्न हुआ है जिसके हमने मरीज देखे, उस रोग का नाम क्या है, लीजियोनियर्स रोग, और उसकी एक ये बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लीजियोनेला। क्या है, लीजियोनेला उस बैक्टीरिया का नाम है बस। और बस ये याद रखें कि जल के संग्रह के सिस्टम में जो है ये पैदा होता है ये बैक्टीरिया। हाल ही में किस शहर में 14वीं भारत वियतनामी रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बेंगलुरु, फिर है दिल्ली, मुंबई, गोवा। बताइए इसका आंसर। चलिए, दिल्ली में जो है इसकी जो है मेजबानी की गई है। भारत में अगस्त 2024 को नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता, कौन सा भाई, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता जो है वो दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है। और यह द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच जो है व्यापक सैन्य के वार्ता का हिस्सा है। देखिए आपको दिख रहा है कि रक्षा संबंधों को मजबूत करना है, भारत और वियतनाम के जो है संबंध उसको अच्छा करना है। ये 14वीं बैठक है जिसकी मेजबानी हमारी दिल्ली कर रही है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता, इसको जरूर नोट डाउन कर लें पूरा, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की है, उसकी अध्यक्षता ये की है भाई हमारी सह अध्यक्षता है, मतलब वियतनाम की तरफ से एक कोई व्यक्ति और हमारे भारत की तरफ से। तो हमारे भारत की तरफ से जो है भारतीय रक्षा सचिव, उनका नाम क्या है, गिरिधर अरामाने। क्या नाम है, गिरिधर अरामाने। हमारे भारत की तरफ से उन्होंने अध्यक्षता की है और वियतनाम की तरफ से जो है राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री, उनका नाम क्या है, होआंग जुआंग चिएन जो है इनका नाम है। पर हम कितना याद रखेंगे कि हमारी तरफ से जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, भारतीय रक्षा सचिव, उनका नाम क्या है, गिरिधर अरामाने। और इस ऐसे क्वेश्चन हम ये भी याद कर सकते हैं, भारतीय रक्षा सचिव का नाम क्या है, गिरिधर अराने, ठीक है, ऐसे याद करिए। चलिए, तो इसमें क्या याद करने की आवश्यकता है, सिर्फ इतनी सी याद करने की आवश्यकता है कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता जो है उसकी मेजबानी वो हमारी नई दिल्ली भारत में इसकी मेजबानी की गई और जो है इसकी अध्यक्षता हमारे भारत से जो है भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने की थी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्ड स्लैम जो है हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला दूसरे, फिर 7वें, 5वें और चौथे। ये जो है भाई 5वें नंबर के जो है खिलाड़ी बन गए हैं गोल्ड स्टैम्प पाने के लिए। बाकी देखिए मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये 5वें टेनिस खिलाड़ी, ये टेनिस से संबंधित हैं, हमने पढ़ भी लिया है। अब देख लेते हैं ये 5वें हैं, तो 4 इनसे पहले कौन से हैं हम ये देखते हैं। वह 4 जो है ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब और एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है वो जीतकर फ्रांस के, पहले का नाम क्या है, फ्रांस के जो है वो हैं राफेल नडाल। आप सभी जानते हैं पहले व्यक्ति तो फ्रांस के राफेल नडाल हो गए, दूसरे यूएसए यानी अमेरिका के जो हैं का नाम क्या है, सेरेना विलियम्स, और दूसरे अमेरिका के ही हैं, उनका नाम क्या है, आद्रे अगासी। और फिर भाई जर्मनी के एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है, स्टेफी ग्राफ। ये जो है 4 खिलाड़ी जो है इनसे पहले शामिल थे। अब 5वें इसमें गोल्ड स्लैम में जो है उन्होंने हासिल कर लिया है, उनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविच। और जो सर्बिया से, कौन से देश से, ये जो है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। और हमने ये चारों के नाम पढ़ लिए हैं और 5वां नोवाक जोकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। भारत सरकार ने 33वें पेरिस ओलंपिक पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 5, 4, 3, 2। बताइए इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है 4, इसका आंसर है। 33वें पेरिस ओलंपिक के स्मारक में भाई जो है 4 डाक टिकट जो है वो लॉन्च किए गए हैं। देखिए आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से भाई 11 अगस्त तक 2024 तक ये चलने वाला है। कहाँ पर हो रहा है, पेरिस ओलंपिक में। और ये डाक टिकट जो है किसने जारी किया, हमारे जो स्मारक डाक टिकट केंद्रीय संचार मंत्री,
क्या है भाई, स्मारक, डाक टिकट। केंद्रीय संचार मंत्री हमको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और दूसरे युवा मंत्री और खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, इन दोनों ने मिलकर जो है ये संयुक्त रूप से जारी किए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जरूर याद रखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर भाई दूसरे हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है वो खेल मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो संचार मंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है ये 4 टिकट का लॉन्च किया है और पेरिस ओलंपिक के द्वारा ये लॉन्च हुए हैं। और पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले ये जो है ओलंपिक हैं। चलिए, और देखिए ये नीचे जो लिख रहा है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। मनु भाकर, सरबजोत और भाई स्वप्निल, ये 3 ने जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है और तीनों ने जो है निशानेबाजी या शूटिंग में जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। छठवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंशुमान गायकवाल का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है क्रिकेट से ये अंशुमान गायकवाल जो है ये संबंधित है। जो है देखिए, यह भारत के लिए है, 1975 से लेके 1987 तक ये क्रिकेट खेला है, इन्होंने भारत के लिए खेला है। चलिए, और इनका 2024 में अभी जुलाई में ही निधन हो गया। अब सम्मान और किताब देख लेते हैं। साल 2018 में जो है बीसीसीआई ने उन्होंने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। कौन से? बीसीसीआई ने जो हमारे भारत का जो क्रिकेट नियंत्रक जो बोलते हैं हम जिसको बीसीसीआई, ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा इनको जो है गायकवाल जी को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये उनको प्रदान किया गया। चलिए, यह पुरस्कार जो है 1974 में, ये पुरस्कार जो दिया गया 1974 में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1974 में ये पुरस्कार लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। इस पुरस्कार का नाम क्या है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसको जरूर याद रखें क्योंकि ये बीसीसीआई से संबंधित है या क्रिकेट से संबंधित है। और बीसीसीआई किससे संबंधित है भाई? हमारे ऑल ओवर भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसकी नियामक संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। चलिए, और इसके जो है आप जैसा को इनसे संबंधित कर सकते हैं बीसीसीआई को, और रोजर बिन्नी आप सभी को याद होगा। और आप मुझे ये बताइए कि बीसीसीआई के जैसा कौन कौन से पद पर हैं? बीसीसीआई में जैसा कौन से पद पर हैं? और रोजर बिन्नी बीसीसीआई में कौन से पद पर हैं? आप कमेंट पर बताएंगे। यह बीसीसीआई द्वारा किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत अच्छे खिलाड़ियों को क्रिकेट में जो है पूर्व यानी जो खेल चुके हैं अब इस्तीफा ले लिया है, उनको ये प्रदान किया जाता है। साल 2023 में इनकी आत्मकथा, ये वेरी मोस्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखें। किसी भी क्रिकेटर की या किसी भी जो लोकप्रिय जो व्यक्ति हैं या महान व्यक्ति हैं उनकी आत्मकथा को आप जरूर याद रखें। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गट्स एमिट्स ब्लड बाथ जो है इनकी आत्मकथा है। 2023 में इसकी जो है आत्मकथा इनकी लॉन्च हुई थी। चलिए, अब 7वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय सेना, वायुसेना, फिर है नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना के जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। फिर नौसेना के जो है दिनेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया है कि पूर्व सैनिकों ई सेहत टेली कंसल्टेंसी जो है प्रदान करने वाली वो जो सेना है वो कौन सी है? भारतीय सेना। चलिए, यह पहल ECHL लाभार्थियों को जो है अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे BCHS पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना याद रखो वायुसेना ने एक ऐसी टेली सेहत वाली जो है एक स्कीम लॉन्च की है जिससे सैनिकों को जो है घर से आप ऑनलाइन जो है सेहत की बातें बता सकते हैं या वहाँ से जो है चिकित्सा उपचार आप जो ऑनलाइन जो है उसको परामर्श दे सकते हैं, जिससे जो वहाँ की जो है उनकी सेहत ज़्यादा ना बिगड़े। ऐसी सुविधा जो है भारतीय सेना ने एक लॉन्च की है। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रहा INS साल की क्या है? INS साल की, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। INS साल की जो है वो डीजल इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, ये डीजल से संचालित होगी, और इलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिक भी पनडुब्बी कहलाई जाएगी। यह भारतीय नौसेना में पनडुब्बी INS साल की, नाम रट लीजिए इसको, ठीक है, नौसेना में ही काम करेगी, ठीक है। चलिए, भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी, ये भारत में निर्मित जो है पहली पनडुब्बी है जो है भाई डीजल से संचालित है, इलेक्ट्रिक उससे साधन से ये संचालित है, और ये कोलंबो पहुंच गई है अभी। शिशुमार श्रेणी की यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो है 1992 में कमीशन से की गई थी। ये 1992 में ये उस कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका निर्माण जो है मुंबई में मझघाट डाक लिमिटेड, ये तो आप सभी को पता होगा, हमने 10 बार पढ़ लिया है कि मझगांव डाक लिमिटेड जो है ये इन चीज़ों का निर्माण करता है। इन यानों का जो है, इन पनडुब्बियों को, जहाज़ों का निर्माण कौन करता है? मझगांव डाक लिमिटेड। यह जो है 64.4 मीटर जो है ये लंबी है, 40 लोगों को ये ले जा सकती है, और इसका विस्तार ये याद करने की आवश्यकता है नहीं, बस हम ये याद करेंगे INS साल की जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ये भारतीय जो है नौसेना ने जो है इसको लॉन्च किया है, नौसेना ही लॉन्च करेगी, क्योंकि पनडुब्बी है तो आप इसको जानते हैं कि जल में ही चलेगी। मैंने इनके आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नवा क्वेश्चन, और आजकल चलने वाला सबसे बड़ा विवाद कौन सा? बांग्लादेश का। किस देश की सियासत में भूचाल और हिंसा के बाद PM शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, और उनकी भयावह स्थिति है। आप अगर थोड़े से भी सचेत हैं, और अगर आपने अगर आप मोबाइल चलाते हैं और दिन भर रीलों से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो, तो आपने शायद ये देख पाया हो कि जो है शेख हसीना किस तरीके से बांग्लादेश को छोड़ के गई हैं। उनकी सेना ने ही उनका अपना साथ नहीं दिया, उनकी जनता तो ठीक, पर कहीं ना कहीं वो तानाशाह भी थी। 15 साल से, ये 5वीं बार अभी उन्होंने जनवरी में अभी चुनाव जीता था, और वो बहुत बहुत भारी वोटों से जीता था। पर वो कैसे भारी वोटों से जीता था? ऐसे जीता था कि विपक्षों को चुप करा के जबरदस्ती जो है उनको चुनाव में उनकी वोट डलवाना, तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई थी। और सबसे ज्यादा विवाद तब फूटा कि जब उन्होंने पहले भी ये जो 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उनमें लड़ने वाले जो व्यक्ति थे उनको जो है बांग्लादेश में 30% का आरक्षण दे दिया, पर फिर उसको बीच में बंद कर दिया। अब दोबारा चालू करने के बाद फिर वो जो स्थिति हुई है बांग्लादेश की, वो बहुत खतरनाक थी, बहुत ही खतरनाक। आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि भैया ये क्या हो गया, पर कहीं ना कहीं आप अगर इस पे विचार करें तो हमारे भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि आप सोचिए, बांग्लादेश हमारे बीच में ही तो है, पूर्व उत्तर राज्य, और बीच में हमारा बांग्लादेश फंस रहा है। तो अभी जो शेख हसीना थी, हमारे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं भारत की दोस्त मानी जाती थी। अब जो है, अब वहां पर 2 ही पार्टियां बची, ठीक है, और जो 2 पार्टियां हैं वो पाकिस्तान की फुल सपोर्ट में है, और शेख हसीना ने उन दोनों पार्टियों को जो है, एक को तो हाउस अरेस्ट कर रखा था कि वो बाहर आके कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, और दूसरे को बैन कर रखा था। अब वो दोनों पार्टियां जो है खुल के आई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और भगवान ना करे कि कुछ, हालांकि हमारा भारत हर चीज़ में सक्षम है, पर हम क्यों चाहें कि वो पाकिस्तान से वैसी हमारी स्थिति आप देखते हैं। और अब बांग्लादेश, और हम जिसको पहले बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, उसी का नाम हमने बांग्लादेश ही तो हुआ है। तो पूर्वी हम नहीं चाह रहे हैं कि ये दोबारा पूर्वी पाकिस्तान ही हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घाटा ही है। और वहाँ पर हमारे भारत में भी बहुत सारी बैठक चल रही है इस संबंध को लेकर, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो अंतरिम सरकार जो है उसका शासन चलाएगी, और फिर आगे से आगे की देखेंगे। तो क्या है भाई, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, बांग्लादेश की ये प्रमुख थी। चलिए, और अभी ये दिल्ली आ चुकी हैं, और दिल्ली से अब जो है ब्रिटेन निकलने वाली है। उन्होंने राजनीति से बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है, अब राजनीति में वो कदम भी नहीं रखेंगी। और इनके जो पिता थे, शेख हसीना के जो पिता थे, उनका नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान जो है, उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। और आप उस वीडियो में देखेंगे उनकी एक प्रतिमा है, वहाँ के लोगों को इतनी भी वो नहीं आई कि वहाँ की
जो देश के संस्थापक हैं उनकी मूर्ति को कितनी तरीके से भंजित किया है, तो ये तो बहुत अलग टाइप की बात हो गई, बहुत हिंसा हो रही है वहाँ पे। आप देख सकते हैं, वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितने सुखी हैं। हमारे भारत में कितने अनेक देश जो है सॉरी अनेक धर्म जो है इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, और फिर भी देखो हमारे वहाँ तो पूरे मुसलमान ही थे, बांग्लादेश में सारे मुसलमान थे, तब भी देखो इतनी स्थिति खराब है। हमारा देश तो बहुत सुखी है। तो कृपया इसमें थोड़ा थोड़ा अपना भी समर्थन दें, भारत में जो कुछ हो पा रहा है अपना भी करें। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, राहुल रजगोत्रा, अनीश दयाल सिंह, नितिन अग्रवाल, फिर बताइए दलजीत सिंह। और इसका जो आंसर है वो है दलजीत सिंह। क्या आंसर है? दलजीत सिंह। इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है किसका? सीमा सुरक्षा बल का। ठीक है, चलिए। और रजगोत्रा जी हैं, हमने 10 बार पढ़ लिया है, ये इंडो तिब्बत सीमा के जो हैं प्रमुख हैं। क्या नाम है उनका? राहुल रजगोत्रा। अनीश दयाल आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? अनीश दयाल। और जो दलजीत सिंह जो है हमने पढ़ लिए हैं कि सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है। चलिए अब हम बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। 1965 में इसकी स्थापना की गई, 1 दिसंबर 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसका मोटो क्या है, इसका थीम क्या है, इसका वाक्य क्या है, इसका स्लोगन क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ इसका स्लोगन है, इसको याद रखें बीएसएफ। चलिए कुछ इसके प्रमुख हम जो वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? और इसका जो आंसर है वो है रांची, झारखंड। दिव्यांग पूर्वी भारत का जो है वो दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, वो रांची, झारखंड की राजधानी रांची में खोला जाएगा। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके जरूर लिखें कि जुलाई 2024 में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? वो नई दिल्ली में ही इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? ब्लूम ओरिजिन के NS-25 मिशन को जानने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो है उनका नाम क्या है? गोपी चंद्र धोटाकुरा। क्या नाम है? गोपी चंद्र धोटाकुरा जो है उनका नाम है। जीव जंतुओं की व्यापक सूची, उसका नाम क्या है? सूची का नाम क्या रखा है? फौना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें जीव जंतुओं की जो है व्यापक विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, एक एक जानकारी दी गई, उसका नाम क्या है? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। उस जो है वो विश्व का पहला हमारे देश ने ही लॉन्च किया है, वो भारत ने ही लॉन्च किया है। इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, जून 2024 में यूनेस्को के द्वारा, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ कि कोझिकोड हमारे भारत का पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को ने घोषित किया है। उसका नाम क्या है? कोझिकोड। वो कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में स्थापित किया गया है। ये सॉरी स्थापित किया, ये तो केरल में ही है, बस इसको घोषित किया गया है साहित्यिक शहर हमारे भारत का की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन नया है, हमने कभी नहीं पढ़ा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। क्या नाम है? भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई या उसका उद्घाटन किया गया। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी, 8 अगस्त का कल करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, राधे राधे।